एक घटना ने युवा सूरज तिवारी के 2 पैर और 1 हाथ छीन लिए। एक हाथ में सिर्फ 3 अंगुलियों के सहारे इस नौजवान ने सफलता की गाथा लिखी और आकाशवाणी में इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस के एडिशनल डायरेक्टर का पद हासिल किया। कदम यही नहीं रुके, सूरज ने एक बार फिर यूपीएससी परीक्षा पास की। सूरज के कदम अभी भी नहीं रुके। सूरज से फिल्मीटिक्स ने विभिन्न विषयों पर बात की। दुख इस बात को सुनकर हुआ जब समाज के कई लोगों ने सूरज के साथ घटित इस घटना को लेकर मर जाने तक के ताने मारे। देखिए इस विशेष पेशकश में पंडित सूरज तिवारी से खास बातचीत। अब कोई मेरे सामने बोला है कि तुमको मरना चाहिए था, तुमने मरे, तुम्हारा भाई मर गया। इससे ज़्यादा अपना मूवमेंट मेरी लाइफ का मुझे नहीं लगता कोई होगा। 15-20 हज़ार कमा रहे हैं, घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए भी आगे सोच रहे हैं। वही छोटे छोटे सपनों के साथ मैं खुश था। उस विषय पर एक छात्र से अच्छा, एक एस्पिरेंट से अच्छा और एक जिसने सफलता अर्जित की उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। एंड दैट वर्ड इज रिजर्वेशन। व्यवस्था में मुझे कोई भी खराबी नहीं लगती। एक सभ्य समाज बनाने के लिए हमें ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता साहब, हौसलों से उड़ान होती है। कुछ ऐसी ही उड़ान, कुछ और ये लाइनें चरित्रार्थ होती हैं आकाशवाणी केंद्र में तैनात एडिशनल डायरेक्टर के पद पर सूरज तिवारी की। सूरज तिवारी जी ने हाल ही में यूपीएससी की परीक्षा पास की है। वैसे तो सैकड़ों लोग ये परीक्षा पास करते हैं। देश की सबसे सम्मानित परीक्षा को पास करने का एक जो खुशी होती है वो अपने आप में अलग होती है। लेकिन जब आप किसी ऐसी व्यवस्था से गुजर रहे हों, जब स्थितियां आपके सामने दुरूह हों, दुश्वार हों। सूरज तिवारी जी हमारे साथ कैमरे पर हैं, फ्रेम के माध्यम से दिखाना चाहेंगे। एक छोटी सी दुर्घटना ने इनके जीवन को बदलने का प्रयास किया, लेकिन सूरज जी का जो कॉन्फिडेंस था, उसने कहा समस्या छोटी है, हौसले बड़े। सूरज जी पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको। यूपीएससी क्रैक किया, पहली बार नहीं दूसरी बार। कैसा महसूस कर रहे हैं? थैंक यू सो मच। ये मेरे लिए बहुत खुशी का पल है। मैंने इतनी मेहनत की, पिछले 8 साल से लगातार जिस संघर्ष में लगा हुआ हूँ, उस मंजिल पर आज आया हूँ तो अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रहा हूँ। बहुत खुश हूँ। कैसे तैयारी की, कैसे पढ़ाई लिखाई की? क्योंकि यूपीएससी की जब भी बात आती है तो हम देखते हैं कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मुखर्जी नगर की तरफ भाग रहे हैं, मुखर्जी नगर की गलियों में पड़े हुए हैं, पराठा खा रहे हैं, खाना नहीं मिल रहा है, सिर्फ़ और सिर्फ किताब, सिर्फ किताब। ऐसी आपके साथ समस्या हुई, उसके बावजूद भी आपने किसी चीज़ का सहारा नहीं लिया। एक बड़ा संदेश जाता है, एक प्रेरक संदेश जाता है लोगों के लिए। तो ये तैयारी का जो आपका सेगमेंट था, कितनी देर पढ़ाई की, कैसे क्या किया, नौकरी भी कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दें। मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने 2021 में जेएनयू में रहते हुए दिया था और 2022 के अटैम्प्ट में मैं सेलेक्टेड हुआ था। उस समय मेरे पास सिर्फ यूपीएससी की जो तैयारी है वही करना मेरा सिर्फ एकमात्र काम था। क्लास जाना, क्लास के बाद में 9 से 1 तक क्लास गए, खाना खाया, फिर 2 बजे लाइब्रेरी चले गए और रात को 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक मन किया जब तक स्टडी की, फिर वापस आ गए। ये मेरा पहले का रूटीन था। आफ्टर बीइंग सेलेक्टेड इन सर्विस, तो सर्विस का तो 9 to 5 रहता ही रहता है। उसके बाद में आपको घूमना भी है, असाइनमेंट्स भी बनाने हैं, कुछ केस स्टडीज़ मिलती है उन पे वर्क भी करना होता है और साथ ही आपको यूपीएससी का प्रिपरेशन भी करना है। सेलेक्टेड होने के बाद में मेरे सामने एक ऑप्शन था कि मैं 1 साल का EOL लूँ और तैयारी दोबारा करूँ और फिर से एग्ज़ाम दूँ। क्योंकि मेरे साथ समस्या ये थी कि 2022 का जब मैंने एग्ज़ाम दिया था उसमें मेरा 2nd रैंक आया था। वो 2nd रैंक के अकॉर्डिंग वैकेंसी में 2 IAS की सीट थी, तो मुझे ये कंफर्म था कि मुझे IAS मिल रहा है। जब सर्विस एलोकेशन का लिस्ट आया तो उसमें मुझे इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस एलोकेट हुआ। तो मैंने उसका रीज़न जानने का कोशिश किया। तो देयर आर 2 सेगमेंट्स, वन इज़ फिजिकल रिक्वायरमेंट एंड अदर इज़ फंक्शनल क्लासिफिकेशंस।
और ये हर सर्विस के अकॉर्डिंग उसका क्लासिफिकेशन डिफाइंड है। तो मेरा जो एमडी कैटेगरी में लोको मोटर मेरा है और लो विज़न है, ये सिर्फ इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विस में ही मैच हो रहा था। रूल आर सेम फॉर नेक्स्ट ईयर। 2023 में भी सेम रूल थे, तो एग्ज़ाम देने का कोई मतलब था नहीं। मैं दोबारा से एग्ज़ाम देता भी और रूल सेम थे, सेम सर्विस के लिए दोबारा एग्ज़ाम दो, कोई मतलब नहीं बनता। बट इन 2024 यूपीएससी चेंज द रूल्स। अब उन्होंने रूल क्या किया कि ओनली ब्लाइंड एंड डेफ, द पर्सन हु ब्लाइंड एंड ऑल्सो डेफ, कांट सी एनीथिंग, कांट लिसन एनीथिंग, कांट स्पीक एनीथिंग, that person not eligible for any service, and rest are eligible according to their merit. So I saw one chance it maybe happened to me, so I gave attempt in 2024 again or 25. And after 24, when the rules are changed, 24 I gave exam, but I not clear because 1 year gap is very big challenge to me, and training is also going on with then I make a routine कि मेरा 5 बजे मेरा ऑफिस का वर्क ख़त्म होता है, 7 बजे तक मुझे सारे असाइनमेंट ख़त्म करने हैं, 9 बजे तक खाना खा के फ्री हो जाना है, फिर 9 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक 5 बजे तक प्रॉपर स्टडी करना है। 5 बजे सोए, आराम से 8:30 बजे उठे, नाश्ता किया, 9 बजे क्लास, देन दिस इज़ माई रूटीन। इसी रूटीन को फॉलो करते हुए 2025 का मैंने प्री दिया। उस समय मेरा क्लासरूम ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, तो ऑन जॉब ट्रेनिंग आ गए। ऑन जॉब ट्रेनिंग में गए तो माय सीनियर्स वाज वेरी सपोर्टिव। उन्होंने मुझे वर्क अलोकेट किया और उन्होंने ध्यान रखा कि मैं दोबारा से टाइम भी कर रहा हूँ तो मुझे थोड़ा पढ़ने का भी समय मिले। दे आर वेरी सपोर्टिव एंड मैं कुछ ना कुछ खाली समय में मिला तो वो फ़ोन से देख लिया क्या न्यूज़ चल रहा है, क्या करंट चल रहा है, क्या मुझे अपने नोट्स को रिवाइज करना है। इस तरीके से करते करते 25 का मैंने प्री दिया। मेरा प्री का सेंटर मैंने यहीं रखा हुआ था क्योंकि वो उस महीने लखनऊ का मेरा रीजनल अटैचमेंट चल रहा था, 1 महीने के लिए यहाँ पर मुझे आना था, तो ट्रेनिंग के लिए आया था, तभी मैंने अपना प्री दिया। फिर मेंस का भी सेंटर मेरा यहीं रहा, यूपीपीसीएस मेरा सेंटर गया था, यहीं पर मैंने मेंस के एग्ज़ाम दिए। तब तक मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया था, मैं यहाँ पर पोस्टेड होकर 1 महीना हो गया था। मेंस का एग्ज़ाम दिया, फिर क्लियर हुआ। इंटरव्यू के लिए ऑफिस में, तो ऑफिस का काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अपना इंटरव्यू भी की तैयारी भी कर रहे हैं। बीच बीच में देख रहे हैं दरवाज़ा खुलता है, बधाइयाँ भी मिल रही हैं आपको। जी। अच्छा सूरज, कहते हैं कि किसी के पास्ट के बारे में, भूत के बारे में बात नहीं करना चाहिए, बट एज ए चेरिश पर्सन मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पे खुशी है। तमाम जो आपके साथ समस्याएं आप उनको भूल चुके हैं, लेकिन हम समझना चाहेंगे ये जो आपके साथ दुर्घटना हुई, ये दुर्घटना कैसे हुई। एक वो मोमेंट था जब आपके साथ ये दुर्घटना हुई, एक आज का मोमेंट है व्हेन यू आर सिलेक्टेड इन यूपीएससी। इन दोनों घटनाओं में अंतर क्या देखते हैं? इन दोनों घटनाओं में एक संयोग क्या देखते हैं? कैसे इन दोनों घटनाओं को देखते हैं कि उस समय जब आपके साथ घटना हुई तब लोगों का आपके प्रति क्या नज़रिया था, व्हेन यू सिलेक्टेड तब लोगों का नज़रिया क्या है? जिस समय मेरे साथ ये घटना हुई उस समय भी मैं कामयाब था। मैं 12वीं किया हुआ था, भले ही मैं सीबीएसई बोर्ड से फेल हो गया था। मैंने 2014 में 12वीं किया यूपी बोर्ड से, 72% मेरे नंबर आए। आचार्य मैंने की, मेरा पूरा क्षेत्र मुझे, मेरे पंडित सूरज तिवारी के नाम से पूरा क्षेत्र मुझे जानता है। उसके बाद दिल्ली की सैमसंग कंपनी में एज ए कॉन्ट्रैक्टर जॉब कर रहा था। उस समय भी आराम से 12-15 हज़ार रुपये कमा रहा था, अब से 6 साल पहले। और एक आम जो सपने थे मेरे, मैंने कभी जेएनयू के बारे में नहीं सोचा था क्योंकि मैं जानता नहीं था कि जेएनयू जैसा कोई संस्थान है या यूपीएससी जैसी कोई संस्था है या एम्स जैसी कोई संस्था है। मैं सच में किसी भी चीज़ के बारे में बिल्कुल भी अवेयर, मुझे मालूम ही नहीं था। लेकिन सपने छोटे छोटे थे कि हाँ अच्छी नौकरी कर रहे हैं, 15-20 हज़ार कमा रहे हैं, घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के लिए भी आगे सोच रहे हैं।
वही छोटे छोटे सपनों के साथ मैं खुश था। हादसा हुआ, हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मैं दो पैरों से 4 पहिए पर आ गया। लोगों का देखने का जो नज़रिया है वो बदल गया। पहले मैं लोगों को सीधे सीधे देखता था, मैं लोगों को ऐसे करके देखता हूँ। इट मेक अ वेरी बिग डिफरेंस। लोगों के बात करने का लहजा बदल गया है मेरे एक्सीडेंट के बाद। क्या फीलिंग थी उस समय, आपके मन में क्या फील आता था, क्या सोचते थे? कितना आपकी लाइफ में अगर बात करें इस एक्सीडेंट के बाद की, तो सबसे बड़ा ऑकवर्ड मोमेंट कब आया, जब आपको लगा हो कि लोग बहुत अजीब व गरीब निगाह से देख रहे हैं? कोई ऐसा मोमेंट जो आपके साथ हुआ जिसने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये मेरे साथ क्या हुआ, अब लोग कैसे देख रहे हैं? अगर आप शेयर करना चाहें तो। जिस समय मैं अपना JNU का पहला एंट्रेंस दे के घर पहुँचा, और मेरा बाइक के ख़त्म होने से पहले की बात बता रहा हूँ। उस समय बहुत लोग आए और आकर अलग अलग बातें करना कि अब इसका सारा बोझ तो भाई के ऊपर आ गया, बाप के ऊपर आ गया, कैसे ये रहेगा, अपना कुछ कर नहीं सकता है, एक चम्मच तक नहीं उठा सकते हैं, गिलास में पानी नहीं पी सकते हैं, इवन भीख भी नहीं मांग सकते हैं। वो मोमेंट जब चल रहा है कि मैं एकदम घर पे आया हूँ, उसके 2 दिन बाद ही ऐसी ऐसी बातें होने लगी। देन 25 मई को मेरा भाई ख़त्म हुआ। उसके बाद का तो पूछो मत। लोगों ने यहाँ तक के बोला कि वो कहते हैं ना हम लोग की कहावतों में कि होनी इसकी आई थी, ये बच गया इसलिए ये चला गया। तो अब कोई मेरे सामने बोला है कि तुमको मरना चाहिए था, तुम नहीं मरे, तुम्हारा भाई मर गया। इससे ज़्यादा ऑकवर्ड मोमेंट मेरी लाइफ का मुझे नहीं लगता कोई होगा। कैसे लोग समाज में रहते हैं सूरज जी, इस तरीके की बात को कह देना कि तुमको चले जाना चाहिए था। आज हम कैमरे के माध्यम से, चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगे कि जिसने भी ये बात उस समय इस युवक से, इस नवयुवक से कही थी ना, आज आएँ और इस कार्यालय में इसकी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए देख लें, इसकी सफलता की कहानी देख लें। और ऐसे लोगों को मैं एक साफ संदेश बहुत ही जिम्मेदार पत्रकार होने के नाते देना चाहता हूँ। चुल्लू भर पानी लीजिए और सूरज जी डूब जाइए। और वेरी गुड, डूब जाइए। मैं भावुक हूँ, कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि कैमरे के सामने कुछ गरिमाएं होती हैं, उन गरिमाओं को फॉलो करना पड़ता है। लेकिन ऐसे लोगों से समाज में कहता हूँ कि आपकी जैसी कुंठित मानसिकता की वजह से तमाम ऐसे बड़े टैलेंट हैं जो कहीं ना कहीं छुप जाते हैं। सूरज जी, विषय पर आते हैं, क्योंकि इस विषय पर अगर बात करने लगेंगे तो हम लोग शाम हो जाएगी, हो सकता है अगली भी शाम हो जाए। अच्छा सूरज, परिवार ने किस तरीके से आपका साथ दिया? यहाँ पर नौकरी में आए तो यहाँ पर जो ऑफिशियल्स थे, क्योंकि एडिशनल डायरेक्टर के पद पर हैं आप, एक सम्मानित पद पर हैं, कैसे इस समाज का, इन लोगों का साथ, आपके कलीग्स का साथ कैसे मिला? आने जाने का जो आपका सफ़र तय करते हैं, जैसे रहते हैं, उस दौरान कैसे क्या फील करते हैं? सर्विस होने के बाद में जब मेरा सिलेक्शन हुआ था 23 में, उस समय लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया। मेरी फैमिली का बहुत योगदान रहा है। माँ बाप का तो, उनका तो हम लोग कभी उतार ही नहीं सकते हैं। हम लोग इस बात को जानते हैं कि माँ बाप का जो ऋण है वो तो कोई नहीं उतार सकता, तो मैं क्या ही उतारूँगा। उनका साथ रहा, छोटे भाई बहन का साथ रहा, सबका प्रेम मिला मुझे। मैंने ट्रेनिंग किया। ट्रेनिंग के बाद में जब दोबारा से एग्ज़ाम मैं दे रहा था, उस समय भी बहुत लोगों ने मुझे बोला कि जहाँ तुम हो वहाँ से ऊपर कुछ है ही नहीं, तो और क्यों ऊपर जा रहे हो? मैंने उनको यही बोला कि बस मुझे जाना है तो मैं मैं जा रहा हूँ। जितनी ऊंचाई पे जाऊँगा, आसमान की कोई था तो है नहीं, हिमालय की भी एक सर्टेन ऊंचाई है, उसके ऊपर भी आसमान ही है। तो बस मुझे जाना है। हालांकि सबने सपोर्ट किया, सबका प्यार रहा। यहाँ आया, यहाँ पर मेरा पहला पोस्टिंग हुआ। मेरा स्टाफ बहुत सपोर्टिव स्टाफ है मेरा, सबने मुझे पूरा सम्मान दिया। मेरे लिए व्यवस्थाएं, एकदम से व्यवस्थाएं बनवाई गई। कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी कार्य में हैं, कंटिन्यूशन में हैं, बाकी सारी चीज़ों की प्रॉपर सुविधा करवाई गई। मुझे घर अलॉट करवाया गया, उसमें रैंप नहीं था वो बनवाया गया। ऑफिस के काम में भी सब सपोर्टिव रहते हैं। हालांकि मैं इतना इंडिपेंडेंट हूँ कि मैं अपने सारे काम खुद से ही मैनेज करता हूँ। उसके बावजूद अगर किसी की भी मुझे ज़रूरत पड़ती है अच्छा लगता है।
तो एक बार मैं बस कहता हूँ और काम हो जाता है। निश्चित बात है, ये बहुत अच्छी चीज़ है और ये निश्चित ही आपके व्यवहार से भी परिलक्षित होती है और मैं ऐसे सहकर्मियों की भी प्रशंसा करना चाहूँगा। सूरज, आपने बताया कि आपने सेल्फ स्टडी की। एक विषय पर चर्चा मैं करना चाहूँगा, कोचिंग कॉमर्शलाइजेशन। कई बार ऐसी चीज़ें सामने देखी जाती हैं कि जब तक बच्चा असफल है तब तक कहते हैं कि हार्ड वर्क करो, इतने घंटे पढ़ो, ऐसे करो। लेकिन जब कोई बच्चा सफल हो जाता है तो तमाम कोचिंग्स चलती हैं, वो कहती हैं कि सर हम आपके पास आए हैं और आपका एक विज्ञापन छापना चाह रहे हैं। आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? बताइएगा ज़रूर। मैं जब इस बार तो मैंने ज़्यादा कोचिंग वालों के फ़ोन उठाए ही नहीं। फ़ोन आते हैं, अभी भी आते हैं मेरे पास फ़ोन, लेकिन मेरा साफ हर इंटरव्यू में यही कहना होता है कि मैंने किसी भी तरीके की कोई कोचिंग की नहीं है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरा फ़ोटो किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पर लगा हो, क्योंकि अगर आप किसी का मॉक भी दे के आ जाते हो तो लोग कहते हैं अरे इन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग की, हम ही ने इनको गाइडेंस दिया, हम ही ने इनको खाना खिलाया जब इनका आज यहाँ तक पहुँचे। तो मुझे लगता है ऐसा नहीं है। अगर आप कोचिंग कॉमर्शलाइजेशन की बात करते हैं तो पर्टिकुलर अगर उस इंस्टीट्यूशन को देखें, उसकी आइडियोलॉजी को बैक बिहाइंड देखें, तो दे आर डूइंग देयर बिजनेस। उनका ही बिजनेस है, प्रॉपर बिजनेस है उनका। उनका है कि अगर लिस्ट में 1000 कैंडिडेट आए हैं तो दे मेक श्योर मोर देन 100 स्टूडेंट आर फ्रॉम देयर इंस्टीट्यूट, और वो उन सबके फ़ोटो लगाते हैं और दे विल मैनेज सम हाउ, दे ग्रेड कैंडिडेट, दे मीट कैंडिडेट, है ना, और वो अपना उनका फ़ोटो लगाते हैं। अगर उसके आइडिया पे अगर हम बात करते हैं तो कोचिंग एक ज़रूरी, मैं कह सकता हूँ कि ठीक है, हमको एक सर्टेन टाइप का, अगर हमें इसी टॉपिक के बारे में जानना है, कोचिंग कॉमर्शलाइजेशन के बारे में, तो पर्टिकुलर अगर मैं लेमैन हूँ तो मैं किताबों में ढूंढूंगा, नेट पे ढूंढूंगा, अपने दोस्तों से पूछूंगा, स्कूल में पता करूंगा। लेकिन कोचिंग एक ऐसी जगह होती है वहाँ पर भी ऑलरेडी सारा मटेरियल, कोचिंग कॉमर्शलाइजेशन से रिलेटेड सारा मटेरियल उनके पास रहता है। तो हमको एक अच्छा सोर्स मिल सकता है कि हमें सारा मटेरियल वहाँ पर है। एट द एंड इट इज़ ओनली अप टू मी कि मैं वो सारे नोट्स पढ़ने के बाद में चीज़ों को समझ रहा हूँ या फिर मैं अदर रिसोर्सेज यूज़ करने के बाद में चीज़ों को समझ रहा हूँ, और वो समझ के उसका मैं यूटिलाइजेशन कैसे कर रहा हूँ। हम आपको अभी इतनी मोटी किताब दे देंगे, बोलेंगे इसको पढ़िए, आप यूपीएससी निकाल लीजिए, लेकिन जब तक आप उसको क्रक्स निकालना नहीं जानेंगे और आप उसको समझ ही नहीं पाएंगे कि एक्चुअल में वो बात कहना क्या चाह रहे हैं, तो आप उसको आंसर में लिख ही नहीं पाएंगे। आप मेंस में आंसर राइटिंग करेंगे, वहाँ लिखने के लिए आपको कंटेंट चाहिए। जैसे 3 इडियट मूवी में कहा जाता है कि किताब के पीछे मत भागो, ज्ञान के पीछे भागो। एग्जैक्टली, और किताबों में भी तो वही लिखा है। आप अगर हिस्ट्री उठाओगे तो 99% सारी हिस्ट्री का मटेरियल कॉमन रहता है, 99%। लेकिन हर कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलग अलग एक फेस ऐसा होता है कि हाँ, दिस पर्सन इज़ वेरी इंटेलिजेंट इन दिस सब्जेक्ट, इंटेलेक्चुअल भी है, हाँ, इनको सब पता है। लेकिन उनको अभी वही पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, हमें भी पता है। लेकिन आप हज़ारों के हिसाब से चीज़ों को तैयार कर रहे हैं। मुझे सिर्फ मेरी एक ही सीट पता है कि मुझे IAS बनना है। मुझे IAS बनने के लिए ये चीज़ जानना ज़रूरी है। मुझे मेरे हिस्ट्री के 15 क्वेश्चन प्री में सॉल्व करने हैं, तो उसके लिए कितना मटेरियल पढ़ना, कैसे पढ़ना, इट इज़ ओनली अप टू मी। ये कोई कोचिंग वाला आपको ये नहीं बता पाएगा कि आप कैसे स्टडी करिए। वो मटेरियल दे सकते हैं, तो वो एक बिजनेस है। मैं इस चीज़ के लिए कभी डिनाई नहीं करूँगा कि अगर आज मैं गवर्नमेंट जॉब में नहीं होता तो कोई ना कोई मैं बिजनेस ही प्लान कर रहा होता। तो बिजनेस इज़ ए वेरी गुड आइडिया। अगर चल रहा है तो अच्छी बात है। इट इज़ अप टू मी कि मैं कोचिंग का मटेरियल इकट्ठा वो लेकर अपना एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता हूँ, या अदर रिसोर्सेज यूज़ करके उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहता हूँ, या फिर हमें करना ही नहीं, हमें बस फैमिली को दिखाना है कि हाँ, कि हमें 4 साल दिल्ली में रहना है, एंजॉय करना है, तो हमको पैसा चाहिए, कोचिंग करना है। तो मैं सिक्के के दोनों जो वो हैं, इससे वो मैंने आपको बता दी। अच्छा सूरज जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। निरंतर समय की बाधा ना हो तो हमारा तो मन कर रहा है कि हम और लंबी बात करें। व्हेन वी एंटर्ड एट योर ऑफिस, हमने देखा कि आप सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ें स्क्रॉल कर रहे थे, कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें थी और मैं जल्दी में उसको देख नहीं पाया, लेकिन वो ऐसा लग रहा था कि टॉपिक कुछ अभी भी आपके अंदर क्यूरियोसिटी भरी हुई है। सोशल मीडिया की जब बात करते हैं तो मेरे 2 सवाल हैं। पहला कि प्रेजेंट टाइम की सोशल मीडिया को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं। दूसरा, सोशल मीडिया पर शिक्षा के व्यावसायीकरण को लेकर भी चर्चाएँ होती है, और जब भी बात करें तो खासकर 2 चेहरों की बड़ी चर्चा होती है सोशल मीडिया पर।
नंबर 1 पर विकास दिव्य कीर्ति सर, फिर एक नाम आता है खान सर। तो मैं इसको रिलेट करना चाहूँगा कि आपका सोशल मीडिया देखना, युवाओं का सोशल मीडिया देखना, और सोशल मीडिया पर इन 2 चर्चित चेहरों को, मैं अवध ओझा जी का भी नाम इसमें जोड़ना चाहूँगा, लेकिन ओझा जी को थोड़ा सा पॉलिटिकल उसमें चले जा रहे हैं तो मैं उसमें आपसे नहीं पूछूंगा। तो खान सर और विकास दिव्य कीर्ति सर के बारे में आप क्या समझते हैं, सोशल मीडिया को रिलेट करके आपका जवाब। देखिए, आज के समय में सोशल मीडिया उतना ही ज़रूरी है जितना कि हमारे लिए सुबह का ब्रेकफास्ट। क्या बात। ठीक है, सोशल मीडिया बहुत ज़रूरी है, किंतु जैसा कि मेरी धारणा सोशल मीडिया के लिए क्या है, जब तक मैं एक आम इंसान था, मैं गवर्नमेंट ऑफिसर नहीं था, मेरे लिए सोशल मीडिया एंटरटेनमेंट का सोर्स था, मेरे लिए सोशल मीडिया एजुकेशन का सोर्स था, मेरे लिए सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन का सोर्स था। आफ्टर बीइंग एन ऑफिसर मेरे लिए सोशल मीडिया एक न्यूज़ का सोर्स है। इसके पीछे चिंताएं मेरी हैं कि आज के समय में फेक इन्फॉर्मेशन बहुत चल रहा है, जिसको हम टेक्निकल लैंग्वेज में मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। क्योंकि आज के समय में हम यहाँ बैठे हुए हैं, हमारे पास ऑफिशियल, वी आर ऑफिशियल मीडिया, लेकिन हमारे पास भी कंफर्मेशन सोशल मीडिया पे पहले आता है, उसके कुछ सेकंड्स बाद ही हमारे पास आ पाता है। तो सोशल मीडिया इज ए मेजर सोर्स। अगर मिस इन्फॉर्मेशन आता है तो बीइंग एन गवर्नमेंट मीडिया हम उस सोर्स को वेरीफाई करते हैं कि हाँ ये खबर सही है या गलत है, तो फिर हम उसको यूज़ करते हैं। सोशल मीडिया आज के समय में वॉर चल रहा है, ईरान वॉर चल रहा है, हमको बहुत सारी चीज़ें एआई के माध्यम से बहुत सारी फेक वीडियोज ऐसी बनाई जा रही हैं कि वो अटैक हुआ भी नहीं और हमको दिखाया जा रहा है, वो पर्सन मरा भी नहीं वो हमको पर्सन दिखाया जा रहा है। मतलब सो मैनी थिंग दे आर फेक। सो अब बीइंग एन ऑफिसर अभी मुझे पता है कि अगर सोशल मीडिया पे कौन सा रील चल रहा है वो सही है या गलत है। मैं अब इस क्यूरियोसिटी के साथ सोशल मीडिया देखता हूँ। आपने बात कही विकास दिव्य कीर्ति सर की और खान सर की, तो खान सर से तो मेरी मुलाकात अभी तक हुई नहीं है। हाँ, दिव्य कीर्ति सर से मेरी मुलाकात मेरा जब पिछला सिलेक्शन हुआ था उस समय हुई थी। एक्चुअल में जब मेरा मेंस क्लियर हो गया और इंटरव्यू के लिए जेएनयू में थे, यूपीएससी का जेएनयू धौलपुर हाउस ऑफ, आप कभी जाइए जेएनयू, तो वहाँ आपको 99% यूपीएससी वाले ही मिलेंगे। मेंस क्लियर होने के बाद में वहाँ क्या है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी, आपका प्री क्लियर होगा पूरे जेएनयू को पता लग जाएगा आपका प्री क्लियर हो गया। मेंस क्लियर हुआ, सबको पता लग गया, तो मोस्टली लोगों ने एडवाइस किया कि आप दिव्य कीर्ति सर से एडवाइस लीजिए कि आपको बोर्ड के सामने कैसे जाना है, कैसे इंटरव्यू देना है। तो मॉक के लिए गया था मैं उनके इंस्टीट्यूट में, और वहाँ मैंने जो उनके स्टाफ थे उनसे मैंने बोला कि मुझे सर से मिलना है। उस समय सर बिजी होंगे कहीं पर, तो वो समय दे नहीं पाए। आफ्टर सिलेक्शन होने के बाद में फिर मेरे पास कॉल आया कि सर मिलना चाह रहे हैं, तब मैं जाके सर से मिला था। तो ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी, ही इज़ ए ग्रेट मैन फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड थिंग, ही इज़ अ गुड बिजनेस मैन, ही नो हाउ टू बिजनेस, ही इज़ ऑल्सो सिविल सर्वेंट, ही इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्वर, he managed more than 50,000 individuals in Delhi. Great. The single person managed, and this is a great achievement for him. अब आप बिजनेस कैसे चला रहे हैं, हर कोई अपना बिजनेस कैसे चलाता है वो उन्हीं के ऊपर छोड़ देते हैं, बट ही इज़ अ गुड टीचर, ही नोज द थिंग। खान सर के भी वीडियो मैं यूपीएससी के दौरान मैं देखता रहा हूँ, वो भी उनका भी जो समझाने का तरीका है अलहदा है थोड़ा, वो मुझे लगता है सही है। क्यों सही है? क्योंकि मेरी बात आप इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप मेरी भाषा को अच्छे से समझ रहे हैं, आप मेरे इमोशंस को इसलिए समझ पा रहे हैं क्योंकि आप मुझे फील कर पा रहे हैं। वो खान सर स्टूडेंट्स को फील करते हैं कि उनका मोस्टली जो बेल्ट है, जो सीखने वाला बच्चा आ रहा है, वो बिहार, झारखंड, यूपी का बच्चा है। हमारे यहाँ की लैंग्वेज क्या है, द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। अगर छोटी सी बात अगर आपको हम रूसी भाषा में समझाएंगे आपको कभी समझ में ही नहीं आएगी, चाइनीज़ में समझाएंगे समझ में नहीं आएगी, और हम गांव की भाषा में अगर हम आपसे प्यार से बात करेंगे तो आपको वो अच्छे समझ में आएगी। अभी सोशल मीडिया ही है, बहुत कुछ टेक्निकल वर्ड्स ऐसे चलते हैं, लोग समझ नहीं पाते, उनकी वजह से पैनिक कर जाते हैं। तो खान सर हों या दिव्य कीर्ति सर हो, चीज़ों को सरल रूप में, आसान भाषा में, जैसे उनके विद्यार्थी उनको
समझते हैं कि वो समझना चाहते हैं, उसी भाषा में समझाते हैं। और दोनों से ही मैं बहुत खुश हूँ। दोनों ने ही कहीं ना कहीं मेरी जो प्रिपरेशन है या जो मंजिल है उसमें कहीं ना कहीं वो साथी ही है। अच्छा, आप यूपी के मैनपुरी ज़िले से आते हैं, बड़ा चर्चित ज़िला रहता है मैनपुरी। यूपी में सरकार की एक योजना चलती है, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग। बच्चों को उसमें भी सफलता मिली। एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर शिक्षा के लिए, एक गरीब बच्चों के लिए, ऐसे लोगों के लिए कोचिंग चला रहे हैं, उसमें भी सफलता मिली। इस प्रयास को किस तरीके से सूरज देखते हैं? बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि सरकार विद्यालयों के साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, गवर्नमेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट के लिए आगे आ रही है, क्योंकि सरकार इस चीज़ को समझती है कि बच्चे सिर्फ विद्यालय में जाकर ही चीज़ों को नहीं समझ पाते। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो बच्चे 20 लोगों में बैठ के नहीं समझ पाते, लेकिन वो 4 बच्चों में बैठ के वो चीज़ आसानी से समझ जाते हैं। तो इट इज़ ए गुड इनिशिएटिव। लेकिन फैक्टर इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों को अवेयरनेस है ही नहीं, बहुत सारे लोग शिक्षा के लिए अग्रसर है ही नहीं, वो विद्यालय ही जा नहीं रहे हैं, तो कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्या ही जाएंगे। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, और हम अगर थोड़ा और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करें, उसको और आसान शब्दों में बनाएं। कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ साथ अगर हम लाइब्रेरी भी खोलें, जिससे कि बच्चों को किसी की ज़रूरत ना हो, किसी अध्यापक की ज़रूरत ना हो कि कोचिंग में अध्यापक चाहिए, और लाइब्रेरी है तो वहाँ मटेरियल अवेलेबल है आसान भाषा में, ताकि बच्चे जाएँ, वहाँ बैठे, सीखें, पढ़ें। ऐसी व्यवस्था और हो तो ये समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सूरज, एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। यूपीएससी आपने क्रैक की जनरल कैटेगरी से। एक विषय बड़ा चर्चाओं में आ जाता है जब भी परीक्षा की बात आती है, जब भी नौकरी की बात आती है, तो एक विषय उठता है, इस पर राजनीति भी बहुत होती है। लेकिन मुझे लगता है कि एक उस विषय पर एक छात्र से अच्छा, एक एस्पिरेंट से अच्छा, और एक जिसने सफलता अर्जित की, उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। एंड दैट वर्ड इज़ रिजर्वेशन, आरक्षण। क्या सोचते हैं सूरज इस आरक्षण जैसे विषय पर? ये एक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, जो उन वर्गों को दिया गया है जो कि इतिहास में सामाजिक, आर्थिक, जाति के नाम पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया। और माननीय बाबा साहब अम्बेडकर के कठिन प्रयासों के माध्यम से आज आरक्षण की व्यवस्था की गई है, जो कि पिछले 75 सालों से लगातार चल रही है। व्यवस्था में मुझे कोई भी खराबी नहीं लगती। एक सभ्य समाज बनाने के लिए हमें ये व्यवस्था बहुत ज़रूरी है। आज मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं भी कहीं ना कहीं इसी व्यवस्था के माध्यम से ही आज यहाँ पहुँचा हूँ। 1996 के समथिंग जो पुराना पहला पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट था वो आया था, और वो रिवाइज हुआ है 2016 में। मेरा जो कैटेगरी, जिस कैटेगरी से आज मैं सिलेक्टेड हुआ हूँ, वो कैटेगरी 2016 में इंक्लूडेड हुई है। उससे पहले वो थी नहीं कैटेगरी। आज 2016 में वो इंक्लूड हुई, तो उसका रिजल्ट है कि आज मैं यहाँ बैठा हूँ। अगर वो आरक्षण जैसी चीज़ नहीं होती तो शायद ही आज मैं यहाँ बैठा होता। तो मुझे लगता है कि ये सही है, मैं हकदार था इसका, और मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैं इसका हकदार था। मैंने इसका अपने अधिकार का इस्तेमाल किया है, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ। बहुत अच्छी विषय है, और निश्चित सी बात है सूरज जी, आपसे बात कर हमें बहुत अच्छा लगा। आपने अपना कीमती समय फिल्मेटिक्स मीडिया को दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिनसे हमारी बातचीत सुनी, इनका नाम सूरज तिवारी है, एडिशनल डायरेक्टर आकाशवाणी में थे। प्रेजेंट टाइम में उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया। उनसे तमाम विषयों पर हमने बात की, हर मुद्दे पर उन्होंने खुलकर अपनी राय रखी, चाहे फिर वो कोचिंग कॉमर्शलाइजेशन की बात हो या सोशल मीडिया पर चर्चित तमाम टीचरों की। इसके साथ ही उन्होंने आरक्षण जैसे गंभीर विषय पर अपनी चतुर बुद्धि का प्रयोग करते हुए इतना सारगर्भित जवाब दिया, जो कहीं ना कहीं आने वाले समय में एक नज़ीर भी बन सकता है। इसके साथ ही उन्होंने युवाओं को संदेश भी दिया कि सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान के पीछे मत भागिए, सेल्फ स्टडी पर बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। हम बधाइयाँ देते हैं सूरज जी को, जिन्होंने कहीं ना कहीं मुश्किल हालातों में, कठिन सफ़र में इस सफलता को न सिर्फ अर्जित किया है, बल्कि विषम परिस्थितियों में हिमालय जैसी चढ़ाई को इन्होंने पार किया है।
कैमरा सहयोगी शिवांशु पटवा के साथ फिल्मेटिक्स के लिए मैं नीतीश मिश्रा।